हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। हिंदी के हर टॉपिक से रिलेटेड हम आज इस वीडियो में हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड इंक्लूड किए हैं। तो आप सब आज की इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, ऑटो एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। अब आपको एक बात और बोलना चाहते हैं, जितने भी यूपी कांस्टेबल के बच्चे हैं, आपको मोटिवेशन के साथ एग्जाम के दौरान एग्जाम दे के आना है और अच्छी स्कोर करके आना है। तो आप लोग किसी प्रकार की डिमोटिवेट मत होइए, आप लोग को हमेशा मोटिवेट रहना है। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, जी दुखाना मुहावरे का अर्थ है। तो जी दुखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना अर्थात जी दुखाना इसका मुहावरे का अर्थ होता है। वहीं अगर बात की छाती पर सांप लौटना के क्या अर्थ है, तो छाती पर जो सांप लौटता है इसका अर्थ है ईर्ष्या करना। और धज्जियां उड़ाने का अर्थ होता है आपका अपमानित करना। छक्के छुड़ाने का बात हो रही है तो यहाँ पे बात हो रही है आपकी बुरी तरह हराना। यह मुहावरे का अर्थ है। इन सभी मुहावरे को अर्थ को याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। ऐसी बात जो लोग परंपरा से सुनते आए हों। तो दोस्तों यहाँ पे वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है, तो याद रखिएगा ऐसी बात जो लोग परंपरा से सुनते आए हों उसे क्या कहते हैं। तो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उसका किवंदित। किवंदित जो शब्द है उस वह आपके एक ऐसी शब्द है, ऐसी बात जो लोग परंपरा सुनते आए हों उसके लिए किवंदित शब्द का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें हम आक्षेप का मतलब होता है हजामत, और स्मरणीय की बात करें जिसे स्मरण करने योग्य हो, जो याद करने योग्य हो, जो स्मरण करने योग्य हो, उसे स्मरणीय कहा जाता है। अनुसूया की बात करें तो नुक्ताचीनी या फिर छिद्रवेषण न करना, उसे अनुसूया कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अढ़ाई दिन की बादशाह मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों अढ़ाई दिन की जो बादशाहत है, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थोड़े दिन की शान शौकत। थोड़े दिन की शान शौकत को अढ़ाई दिन की बादशाहत कहा जाता है, याद रखिए। इस मुहावरे का अर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, ढीढ़ 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 शब्द का तत्सम है। तो ढीढ़ शब्द का तत्सम कौन सा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ढीढ़ शब्द का जो तत्सम होगा वह हो जाएगा आपका धृष्ट। धृष्ट का ढीठ होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका तत्सम पूछा है, यानी ढीठ क्या है आपका तद्भव है, और ढीठ का जो तत्सम होगा वह होगा धृष्ट। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो दोस्तों शुद्ध वर्तनी की बात की जाए तो यहाँ पे सारे आपके शुद्ध वर्तनी है। यहाँ पे आपका एक यहाँ पे प्राणी की बात कीजिए तो प्राणी अगर ऐसे होता तो यह अशुद्ध होता। ठीक है, तो ऐसे होता तो अशुद्ध होता, लेकिन यहाँ पे प्राणी आपका शुद्ध लिखा गया है। इन सभी वर्ड आपके शुद्ध हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, सघन शब्द का विलोम क्या होगा? तो सघन शब्द का विलोम होगा विरल। सघन का विरल। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलेगा। आप सभी के लिए यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड इंक्लूड किए हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, इससे आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आधार का निराधार होता है। ठीक है, समर्थन का विरोध होता है। ठीक है, और विपत्ति का संपत्ति। ठीक है, लेकिन इसमें आपसे पूछा युग्म त्रुटिपूर्ण कौन सा है, यानी कौन सा आपका गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आवर्तक का प्रवर्तक। प्रवर्तक का क्या होता है दोस्तों? प्रवर्तक की बात करें तो प्रवर्तक का होता है अप्रवर्तक। ठीक है, तो यहाँ पे आवर्तक लिख दिया है तो यह आपका गलत हो जाता है, तो यही आपका त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि राधा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो राधा शब्द का पर्यायवाची है भृष्णानुजा। ठीक है, भृषभानुजा जो ऑप्शन सी है यह आपका राइट आंसर हो जाता है राधा की पर्यायवाची। इसके अलावा राधा की पर्यायवाची और कौन कौन सी है? तो हरिप्रिया। ठीक है, हरिप्रिया इसकी पर्यायवाची है। इसके बाद आपका कौन सा है? तो ब्रजरानी। ब्रजरानी किसकी पर्यायवाची है? तो आपकी राधा की पर्यायवाची ब्रजरानी है, और इसके साथ साथ आपका राधिका भी राधा का पर्यायवाची है। इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। तो राइट आंसर हो जाए कल्प वृक्ष का जो पर्यायवाची शब्द है वह परिजात है। इसके अलावा देव वृक्ष भी कहा जाता है और कल्प तरु भी कहा जाता है आपके कल्प वृक्ष को। तो उपयुक्त आपका यानी ये सभी आपका राइट आंसर हो जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, मुख कमल समीप सजे थे
दो किसलय दल पुराइन के उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो आपको अलंकार बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की बात करें तो रूपक अलंकार कैसे हुआ? जहाँ उपमेय या फिर उपमान का एक रूप मान लिया जाता है, जैसे चरण कमल बंधव हरिराई, यह भी आपका रूपक अलंकार होता है। तो यह सभी बातें आपकी रूपक अलंकार होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। अगर वही बात करें अतिशयोक्ति किसे कहा जाता है? जिसमें आपकी बढ़ा चढ़ा की बातें की गई हो, वहाँ पे अतिशयोक्ति हो जाता है। उत्प्रेक्षा की बात करें, जहाँ मन मानु जन जानू होता है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ज्ञानदीप के रचयिता कौन है? तो ज्ञानदीप के रचयिता है कौन? तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन? तो शेख नबी। शेख नबी जो है यह ज्ञानदीप जो रचना है उसके रचयिता है शेख नबी। वहीं अगर बात करें हम कुतुबन की भाई काफी चर्चित आपकी रचना है, कहीं कहीं एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो जो कुतुबन की आपकी रचना है वह क्या है? तो मृगावती। ठीक है, मृगावती कुतुबन की रचना है। ठीक है, और वहीं अगर बात करें हम मंझन की, तो मंझन की क्या है? मधुमालती मंझन की रचना है। ठीक है, मधुमालती मंझन की रचना है। कुतुबन की हो गई मृगावती, और ज्ञानदीप किसकी है? तो यह है आपके शेख नबी की, याद रखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? तो आनंद अरुणोदय जो है अरुणोदय यह किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह है रचना किसकी? तो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे आपका बद्रीनारायण चौधरी प्रेमाघन की यह रचना है आनंद अरुणोदय। वहीं अगर मुल्ला दाऊद की बात की जाए, तो मुल्ला दाऊद की रचना क्या है? चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। राम वृक्ष बेनीपुरी की बात की जाए तो इनका कौन सा है? इनका है आपका चिंता के फूल, गेहूं और गुलाब। राम वृक्ष बेनीपुरी की जो रचना है गेहूं और गुलाब काफी फेमस रचना है, और चिंता के फूल, इसके अलावा आपका शकुंतला भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और मुल्ला दाऊद का चंदायन, और आनंद अरुणोदय है आपका बद्रीनारायण का। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका कटहल शब्द यहाँ पे पुल्लिंग होगा। परीक्षा दी जाती है, माया हो जाती है, और यहाँ पे परंपरा से चली आ रही है, तो यहाँ पे सभी आपके स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन जो कटहल है आपका पुल्लिंग शब्द है। अगर बात करें पुल्लिंग की परिभाषा क्या होती है, तो संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या नर का बोध होता है उसे पुल्लिंग शब्द कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से स्त्री शब्द है। तो दोस्तों इनमें से आपके सभी पुल्लिंग है, आपको एक स्त्रीलिंग शब्द बताना है, तो वह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है उपासना की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है। उपहार की बात के उपहार दिया जाता है, राष्ट्र का नाम हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा चश्मा पहना जाता है, तो यहाँ पे आपकी उपासना की जाती है, या आपकी स्त्रीलिंग शब्द हो जाती है। वहीं अगर स्त्रीलिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या होती है? तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की स्त्री या मादा जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला जो आपका शब्द है वह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका व्यथा जो है यह आपका सदा एक वचन प्रयुक्त होने वाला शब्द है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा? तो याद रखिएगा पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा। आप सभी जानते हैं किसी भी शब्द में, किसी भी मूल शब्द में इक प्रत्यय लग जाता है तो वहां पे क्या हो जाता है? आपका विशेषण बन जाता है। तो पुस्तक में क्या लग गया? कि इक लग गया ना, पुस्तक। ठीक है, पुस्तक में आपका एक लग गया, पुस्तकी हो गया, तो यहाँ पे यह विशेषण बनेगा आपका राइट आंसर हो जाता है पुस्तकी, आपका विशेषण बन गया ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो आप सभी जानते हैं काल की बात की जाए तो काल आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका भूतकाल, दूसरा होता है आपका वर्तमान काल, और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है आपका भविष्य काल। ठीक है, भविष्य। यह 3 प्रकार के आपके काल होते हैं। अगर बात करें भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, भूतकाल की बात की जाए तो यह आपके 6 प्रकार के होते हैं, और वर्तमान काल आपके 5 प्रकार के होते हैं, और भविष्य काल आपके 3 प्रकार के होते हैं। यह भी आपको याद रखना है। अगर यहाँ आपसे पूछे तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो वर्तमान काल की बात कर रहा है आपसे, तो यहाँ पे वर्तमान काल की बात की जा रही है, तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे 5 भेद होते हैं वर्तमान काल के। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया ना वर्तमान काल के 5 भेद
भूतकाल के 6 भेद और भविष्य काल के 3 भेद। तो यहाँ पे आपसे वर्तमान काल के भेद पूछा है, तो यहाँ पे आपका 5 राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मन पछितय अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद, भजु करम वचन अरु हुईते, पंक्तियों में कौन सा रस है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपसे। यहाँ पे भक्ति की बात की जा रही है, तो भक्ति में कौन सा निकलेगा? तो भक्ति रस निकलेगा। भक्ति रस का जो स्थायी भाव होता है वह रति होता है। और ठीक है, तो आपका भक्ति राइट आंसर हो जाता है। वहीं अगर बात करें हम कि श्रृंगार की, तो श्रृंगार जो है उसे हम रसों का राजा कहते हैं। रसों का राजा किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को। वहीं अगर बात करें रस की आत्मा किसे कहते हैं? तो अस्थायी भाव को। यह भी याद रखिएगा, रस जो आपका रसों का राजा है वह श्रृंगार है, और रस की जो आत्मा है वह अस्थायी भाव है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, धीवर का पर्यायवाची क्या होगा? तो धीवर एक शब्द है, उसका पर्यायवाची क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाता है केवट। धीवर जो है वह केवट का पर्यायवाची है। केवट का मल्लाह भी होता है, याद रखिएगा, मल्लाह भी केवट का ही पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हिंदी के गद्यकार प्रथम गद्यकार कौन है? तो हिंदी के जो प्रथम गद्यकार है वह कौन है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका लल्लू लाल जो है दोस्तों, लल्लू लाल, यह आपके हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। ठीक है, हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल है, और इनकी एक रचना है प्रेम सागर। ठीक है, इनकी रचना भी याद रखिएगा, प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उर्वशी किसका काव्य है? तो उर्वशी की बात की जाए, उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसके अलावा और कौन सी रचना है? तो उर्वशी और आपकी कौन सी हो जाती है? तो उर्वशी के अलावा एक है आपकी रश्मि रथी। ठीक है, हुंकार कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, हुंकार कुरुक्षेत्र और उर्वशी, यह सभी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, सुख सागर की रचना किसे के द्वारा की गई है? याद रखिएगा, सुख सागर की रचना किसने की थी? तो याद रखिएगा, सुख सागर की जो रचना है उसे किसने की है? तो सदा सुखलाल ने सुख सागर की रचना की है। सदा सुखलाल आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगर बात करें हम यहाँ पे मिश्र बंधु की, तो मिश्र बंधु की बात की जाए, मिश्र बंधु ने मिश्र विनोद की रचना की है। और यह मिश्र बंधु जो है 3 भाई हैं। कौन कौन से? तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो इनके नाम याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी मिश्र बंधु से संबंधित नहीं है। तो आपके पता होना चाहिए कि कौन कौन से नाम है मिश्र बंधु हो। क्या? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? तो याद रखिएगा, हिंदी के अध्यापक तो कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाता है सदल मिश्र। सदल मिश्र जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे, और इनकी एक रचना है कौन सा? तो सदल मिश्र की रचना है नासकीतोपाख्यान। नासकीतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है, याद रखना है। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम यहाँ पे, नासकीतोपाख्यान जो है यह सदल मिश्र की रचना है, और मिश्र बंधु की भी रचना क्या है? मिश्र विनोद है। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के लेखक है आपके इंशाअल्लाह खान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन माना जाता है? तो याद रखिएगा, जो मुंशी प्रेमचंद जी है, मुंशी प्रेमचंद जी को हिंदी का प्रसिद्ध उपन्यासकार माना जाता है, कहा जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद जी को। बात करेंगे इनके बचपन का नाम क्या है? तो इनके बचपन का नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी की। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, जहाँ शब्दों शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहाँ निम्न अलंकार होता है। तो याद रखिएगा, वहाँ यमक अलंकार होता है। जहाँ पे 2 शब्द एक ही बार आए हैं और उनका जो अर्थ है वह अलग अलग है, आवृत्ति अलग अलग हुई है, तो याद रखिएगा वहाँ पे आपका यमक अलंकार होता है, या आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि समय सरगम उपन्यास के लिए कृष्णा सोबती को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कृष्णा सोबती को दोस्तों किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? समय और सरगम उपन्यास के लिए। तो राइट आंसर हो जाता है, उन्हें दिया गया था कौन सा सम्मान? तो व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है,
समय सरगम उपन्यास के लिए ब्याज सम्मान दिया गया था कृष्णा सोबती को। और कृष्णा सोबती की बात करें, जो पहली कहानी है कृष्णा सोबती की, वह है जिंदगी नामा, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म या विद्रोह कहा है? तो राइट आंसर हो जाता है, किसे कहा? तो रीतिकाल को। रीतिकाल को जो आपका यहाँ पे छायावादी होगा। ठीक है, छायावादी को डॉक्टर नागेंद्र जो थे, उन्होंने छायावादी युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। छायावादी युग को याद रखना है। ठीक है, और छायावाद युग के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। और इनसे छायावाद से संबंधित कौन कौन से लोग हैं? तो एक होते हैं आपके एक है आपकी महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यह सभी तीनों आपके छायावाद से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, घी शब्द डैश संज्ञा का उदाहरण है? तो जो घी शब्द है यह आपका द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, याद रखिएगा। द्रव्यवाचक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा शशि। शशि यह आपका पुल्लिंग शब्द है, बाकी ये तीनों आपकी स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो दोस्तों इसमें से स्त्रीलिंग नहीं है, जो नहीं है वही बताना है। तो यहाँ पे बुंदेली, सब्जी और चिल्का, यह सभी आपकी स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। बाकी जो आपका यह अनानास है, अनानास आपका पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उसने उसे छल से पराजित किया। छल से में कौन सा कारक है? तो याद रखिएगा, कारक आपसे पूछा गया तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? यहाँ पे आपका करण कारक होगा, याद रखिएगा। ठीक है, करण कारक किस लिए कैसे होगा? तो आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है, आपको पता है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो अगर यहाँ पे बताया गया छल से मारा, एक प्रकार बताया जा रहा है आपका छल से मारा पराजित किया है, तो छल से, तो यहाँ पे आपका से कारक लग रहा है, तो कारक करण चिन्ह आपका राइट आंसर हो जाता है। करण तत्पुरुष है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस विकल्प में मुहावरे का युक्त अर्थ नहीं है? तो यहाँ पे आपको पता है छठी का राजा कठिन परिश्रम करने वाला, यह आपका उपयुक्त नहीं है, यानी आपका गलत है। तो यही आपका पूछा गया यहाँ पे, तो यह आपका राइट आंसर हो जाता है। बाकी सभी अपनी जगह सही है। पैरों के बल बैठना यानी पराभाव बनाना, प्रभाव मानना। छाती उमड़ाना यानी अत्यधिक प्रेम, करुणा और गदगद होना, छाती उमड़ाने का अर्थ होता है। पेट में पाँव होना यानी छली कपटी होना, पेट में पाँव होना, इसका सही अर्थ है। जिसका सही अर्थ नहीं है वही आपसे पूछा है, तो यही आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, इन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। तो इन प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है वही आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे ग्रामीण। ग्रामीण इन होता है, कुलीन, नवीन, लेकिन मतिहीन जो है वह इन से नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो याद रखिएगा, कृष्णा में भी री आ रहा है, कृपा में भी री आ रहा है, हृदय में भी री आ रहा है, लेकिन आपका प्रकार में री स्वर का उच्चारण नहीं हो रहा है, तो यहीं पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, क स के मेल से किस वर्ण का निर्माण होता है? तो याद रखिएगा, क स की बात कर रहे हैं, तो क स के बीच से जो आपका निर्माण होता है वह होता है आपका छत्र। आपका ए आपका राइट आंसर हो जाता है। छ का जो होता है वह क स के बीच से इसका मेल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, यशोभिलास शब्द में कौन सी संधि है? तो यशोभिलास की बात की जा रही है, यहाँ पे आपकी कौन सी संधि है? तो यहाँ पे होगी आपकी विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि कैसी होगी यहाँ पे बताया भी गया है, यशो और विसर्ग के बाद अभिलाषा, यशोभिलाषा। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे विसर्ग संधि का उपयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, संधि से निर्मित सही शब्द है। तो संधि से निर्मित जो सही शब्द बनाया गया वह कौन सा है? तो यहाँ पे आपका सही शब्द बनाया गया कौन सा? महा प्लस ऐश्वर्य यानी महेश्वर, यहाँ पे यही सही है, बाकी सभी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, घुड़सवार शब्द में समास क्या होगा? तो घुड़सवार में जो समास होगा वह कौन सा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है,
घुड़सवार में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो आपका राइट आंसर लेन देन। जो आप सभी जानते हैं द्वंद्व समास में आपका दोनों पद प्रधान होता है, यानी एक दूसरे का विलोम होता है, ठीक है। तो लेन देन यह भी है आपका। भला मानस, 33 43, बोलचाल, बोलचाल में भी है, और किसमें नहीं है? 43 33 में भी है, और आपका भला मानस में नहीं है। तो भला मानस आपका राइट आंसर हो जाता है, इसमें द्वंद्व समास नहीं दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है अरुण का अर्थ नहीं होता है। तो अरुण का अर्थ इसमें से कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रभात। प्रभात जो है यह अरुण का अर्थ नहीं है। बाकी लाल, सूर्य और सोना यह सभी आपके अरुण से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे सूची और सची शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो सूची और सची में जो सही अर्थ दिया गया है वह दिया गया है कौन सा? पवित्र और इंद्राणी। पवित्र और इंद्राणी आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। यह सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि हिंदी में और अगर स्टैटिक जीके, ठीक है, वहाँ पे जीके में और हिंदी में अगर आपका अच्छा स्कोर बन रहा है तो आपका कहीं ना कहीं अच्छा जा रहा है, ठीक है, स्कोर अच्छा होने वाला है। आपको हिंदी और स्टैटिक और कुछ हद तक आपको रीजनिंग भी करना है। मैथ नहीं कर पाएंगे फिर भी चलेगा, लेकिन आपको इन सभी में अच्छे स्कोर लाने हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना, आपको मोटिवेशन के साथ ऐसे ही स्टडी करते रहना है और अपने एग्जाम के समय तक ऐसे ही रहना है, और एग्जाम दे के अभी आना है तो फिर आगे की तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है सुई और तागे के बीच में कविता किस रचना की है, रचनाकार की है? तो दोस्तों सुई और तागे के बीच में जो कविता के रचनाकार है वह कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर होगा आपका केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? आपसे यहाँ पे भारत का पूछा है, तो भारत का जो प्रथम आपका समाचार पत्र था वह कौन था? राइट आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। बंगाल गजट आपका पहला समाचार पत्र था। लेकिन यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट होती है कि अगर हम बात करें हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था, तो हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था वह था आपका उद्दंड मार्तंड। और उद्दंड मार्तंड की बात की जाए तो यह हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था, और यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसे कब लॉन्च किया गया था? यह आपके कोलकाता में 1826 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो जुगल किशोर प्रताप के द्वारा इसे शुरू किया गया था। एक साप्ताहिक पत्रिका था, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है? तो ठेठ हिंदी के ठाठ जो रचना है वह किसकी है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका अयोध्या सिंह हरिऔध, ठीक है, अयोध्या सिंह हरिऔध की रचना हो जाती है। और अगर बात करें यहाँ पे हम अयोध्या सिंह हरिऔध की, तो ठेठ हिंदी की ठाठ इन्हीं की रचना है, ठीक है। चलिए, और इनकी एक और रचना है कौन सा? प्रिप्रवास। प्रिप्रवास इन्हीं की रचना है, जिन्हें आपका क्या कहा जाता है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है आपका प्रिप्रवास। इन्हीं की रचना अयोध्या सिंह हरिऔध की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगर हम यहीं पे बात करें आपकी महादेवी वर्मा की, तो महादेवी वर्मा की बात करें तो इन्हें विशाल मंदिर की बीड़ापाड़ी कहा जाता है, और साथ ही इन्हें कहा जाता है और आधुनिक युग की मीरा भी महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इनकी रचना है निहार निर्जा यामा, ठीक है, सांध्य गीत, सभी आपकी महादेवी वर्मा की ही रचना है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो राइट आंसर हो जाता है आप मैथिली शरण गुप्त की रचना नील देवी नहीं है। तो नील देवी है किसकी? इनकी नहीं है, तो नील देवी है आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है आपकी नील देवी। और वही बात करें साकेत, यशोधरा, जयभद्रथ, यह सभी आपकी किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की है। मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है? इनको राष्ट्रकवि की दर्जा महात्मा गांधी ने दिया था, इन्हें राष्ट्रकवि कह के पुकारा था। और साकेत, यशोधरा, जयद्रथ, भरत भारती सब इन्हीं की रचना है, याद रखिएगा, ठीक है। और यह किससे संबंधित है? या रीतिकाल से संबंधित है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है आनंद कादंबिनी के संपादक कौन थे? तो आनंद कादंबरी के संस्थापक हैं आपके कौन? तो राइट आंसर हो जाता है आपका बद्रीनारायण, ठीक है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादंबरी के संपादक थे।
नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि रीति काल को अलंकृत काल का नाम दिया है किसने? तो रीति काल को अलंकृत काल जो दिया है नाम, वह दिए मिश्र बंधुओं ने, याद रखिएगा। ठीक है, मिश्र बंधुओं के अभी हमने 3 नाम बताए थे, 3 भाइयों के नाम है, या 3 भाई आपके मिश्र बंधु में है, याद रखिएगा कौन कौन से। तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। इनकी रचना कौन सी है? तो इनकी रचना है आपका मिश्र विनोद, और रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधु जी ने कहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है आपका कब? 21 फरवरी को मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें कि आपका विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस या फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। यह सभी बातें आपको याद रखनी है। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह कोलकाता में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना अगर बात करें किसके द्वारा की गई थी, तो फोर्ट विलियम की जो स्थापना थी वह कोलकाता में लॉर्ड वेलेजली, जो कि तत्कालीन गवर्नर नियुक्त हुआ था, उसके साथ ही लॉर्ड वेलेजली ने इसकी स्थापना की। और यह इसकी स्थापना कब की गई थी? 10 जुलाई कब? तो 1820 की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमने हिंदी के 50 क्वेश्चन कवर किए। तो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस वीडियो का PDF आपको ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपने अगर ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इस वीडियो का PDF वहाँ पे डाल दिया जाता है, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।